एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनकी उम्र लगभग 65 से 67 साल होती है, वो एक वृद्ध आश्रम के अंदर बैठे होते हैं और गेट की तरफ निहार रहे होते हैं। उन्हें इंतज़ार होता है कि यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए कोई आएगा। दोस्तों, थोड़ी देर बाद उनसे मिलने के लिए कोई आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब वो सामने वाला उनसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। तो क्या थी पूरी कहानी, किस वजह से ये बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ पर पहुँचे थे? अगर आप भी पूरी कहानी सुनोगे तो एक बार के लिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास आती रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहां पर एक मोतीलाल नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र महज 32 साल होती है और 32 साल में ही वो बिहार को छोड़कर दिल्ली में आ जाता है, क्योंकि बिहार में उसकी रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं था। वो दिल्ली आकर इधर उधर नौकरी करने लगता है। वो इलेक्ट्रीशियन का काम कुछ जानता था और उसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर लग जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके वो इस तरह से कामकाज करने लगता है, लोगों के दिल में वो अपनी जगह बना लेता है। वहीं पर वो एक दुकान किराए पर ले लेता है और दुकान खोल लेता है। दोस्तों, उसकी दुकान इस तरह से चलने लगती है, वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। 1-1.5 साल के बाद ही वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को यहीं पर ले आता है। दोस्तों, यहीं पर रहकर वो एक घर खरीद लेता है और उस घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी तरक्की बढ़ती रहती है, घर भी अपना हो जाता है, दुकान भी अपनी हो जाती है। दिल्ली के कैनाट प्लेस में उसकी दुकान होती है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी जगह पर दुकान होती है। धीरे धीरे करके उसके 2 बेटे होते हैं, वो बड़े होने लगते हैं। दोस्तों, दोनों बेटों को +2 की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपनी दुकान पर ही लगा लेता है। दोनों बेटे भी दुकान पर काम करने लगते हैं। अब ये सोचने लगते हैं कि एक दुकान और कर दी जाए। तो दोस्तों, उसके बाद एक दुकान और कर दी जाती है, यानी कि 2 दुकान इनकी अब हो जाती हैं। 2 दुकानों से काफ़ी अच्छी अर्निंग आने लगती है। धीरे धीरे करके इनके पास और पैसा बढ़ने लगता है। अब इनको लगने लगता है कि यार क्यों ना अब फैमिली आगे बढ़ेगी, इन बच्चों की भी शादी करनी है, फ्लैट खरीद लिए जाएं। फिर ये 2 फ्लैट खरीद लेते हैं और उन 2 फ्लैटों में इनको कुछ कर्जा हो जाता है। कर्जा की रकम लगभग 28 से 30 लाख रुपए होती है। कुछ दिन तो ये धीरे धीरे करके उसे पटाते रहते हैं, लेकिन कुछ कर्जा इनसे अभी बच जाता है और जो दुकानें होती हैं वो बेटों के नाम कर दी जाती हैं, फ्लैट होते हैं जो बेटों के नाम कर दिए जाते हैं। अब इसके नाम कुछ भी नहीं रहता। अब ये बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है। जो कर्जे वाले होते हैं इसके घर पर आने लगते हैं, इसे परेशान करने लगते हैं। ये बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटों से भी कहता भी यहाँ पर आए गुई लगा देते कि हमारे पास पापा पैसा कहाँ है, पैसा तो है ही नहीं, दुकान इतनी अच्छी चल नहीं रही, और ये सारी प्रॉपर्टी अपने बेटों और बहुओं के नाम कर चुका होता है। दोस्तों, बेटों के नाम फ्लैट होता है, दुकान भी बेटों के नाम होती है, बहुएं बेटों पर इस तरह से काबू कर लेती हैं। यहाँ पर जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर करे तो क्या करे, अब इसका ख्याल भी कोई अच्छे से नहीं रखता और ये दुकान पर जाता, शाम को वापस घर आ जाता। फिर तगादे वाले इसके पास आने लगते। इसके पास लगभग 22 लाख रुपए का कर्जा होता है। अब ये कर्जे को कैसे दे, दुकान भी इसके नाम नहीं है, इसको कैसे बेचे। इसका एक पोता होता है जिसका नाम आर्यन होता है, जो +2 की पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा होता है। वो पोता होता है आर्यन, वो दादा को इस तरह से परेशानी में देखता है तो उससे कहने लगता है कि दादाजी आप क्यों परेशान हो, इस तरह से आप परेशान होगे तो कैसे काम चलेगा, आप परेशान मत हो। उसके बाद दादा एक निर्णय लेता है कि मैं अपने गांव जाऊं और गांव की जो पुश्तैनी ज़मीन है उसको बेचकर इस कर्जे को समाप्त कर दूं। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर मोतीलाल जी होते हैं वो अपने गाँव चले जाते हैं, साथ में उसका पोता भी जाता है और वहाँ की जो ज़मीन होती है उस ज़मीन को वो बेच कर आ जाते हैं। दोस्तों, 25 लाख रुपए में उसकी ज़मीन बिकती है और 25 लाख रुपए में बिकने के बाद वो वापस दिल्ली आ जाते हैं। जो इनका कर्जा होता है पूरे कर्जे को दे दिया जाता है और देने के बाद उनके पास 2-2.5 लाख रुपए बच जाते हैं। इधर जो बेटे होते हैं वो कहते हैं कि पापा दुकान में बहुत कम सामान रह गया है, अब हमें कुछ पैसे बचे हों तो पैसे दे दो। फिर इनसे जो बचे कुछ
पैसे होते हैं उन्हें भी दोनों भाई ऐंठ लेते हैं, यानी कि अब इनके पास कुछ भी नहीं होता। ये बुजुर्ग व्यक्ति सोचने लगता है कि यार अब तो तूने सब कुछ कर दिया, तेरा कर्जा भी समाप्त हो चुका है, तेरे बेटे कमाने लगे हैं, अब तो तुझे 2 रोटी बड़े आराम के साथ खानी है, अब तू क्यों टेंशन लेता है, एक बार हरिद्वार होके आ जा। उसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो हरिद्वार चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पोता होता है आर्यन, वो बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखा करता है कि दादा दादी आप वहाँ जाकर परेशान हो जाओगे, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपको गंगा स्नान करा के ले आता हूँ। दोस्तों उसके बाद जो पोता होता है दादा दादी को लेकर गंगा जी में हरिद्वार पहुँच जाता है, वहाँ स्नान कराता है और स्नान करने के बाद वापस दिल्ली आ जाते हैं। दोस्तों दिल्ली आने के बाद ये अपने घर में रहने लगता है। अब दुकान पर जाना यहाँ पर उसने बंद कर दिया होता है। मोतीलाल जी समझते हैं कि शायद अब तेरे बेटा ही कमाते रहेंगे, तू आराम से घर पर बैठकर खाता रहे। लेकिन उसकी जो सोच थी वो यहाँ पर गलत साबित होती है। जो उसके बड़े बेटे की बहू होती है वो कहने लगती है कि अब घर पड़े पड़े ही क्या करते हो, दुकान पर चले जाया करो, वहाँ कुछ काम काज कर लिया करो, घर पड़े पड़े कैसे तुम्हारा मन लगता है। दोस्तों जब बेटे की बहू की इस तरह की बातें सुनता है तो एकदम से दंग रह जाता है और कहने लगता है कि मैंने बेटा बहुत मेहनत कर ली, 45 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ और अब भी तुम चाहती हो कि मैं दुकान पर रहूँ, दुकान पर काम करूँ, मैं ऐसा अब नहीं कर सकता, मैं कुछ दिन के लिए आराम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बेटे की बहू कहने लगती है कि आराम कहाँ है, यहाँ पर तो तुम हमें इस तरह की बातें सुनाते रहते हो, तुम दुकान पर जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो मोतीलाल जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर मैं सरकारी नौकरी में भी होता तो मैं अब रिटायर आ चुका होता, फिर भी मैं अपने घर रहता। तो यहाँ पर बहू का जो जवाब होता है, बहू कहने लगती है कि अगर आप सरकारी नौकरी में होते तो आपकी पेंशन आती, यहाँ तो आप फोकट की रोटी तोड़ रहे हो। दोस्तों जब इस तरह का मामला मोतीलाल जी सुनते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सामने उसकी पत्नी बैठी होती है, उससे कहने लगते हैं कि तुमने सुना यहाँ पर क्या कह रही है बहू। तो वो कहती है कि मैं तो रोज़ ही सुनती हूँ, लेकिन मैं इसकी बातों पर ध्यान देती तो कब की मैं यहाँ से जा चुकी होती। दोस्तों शाम को जो उसका बड़े वाला बेटा आता है, बेटे को आने के बाद बेटे को सारी बात बताई जाती है। तो बेटा कहने लगता है कि पिताजी घर पर तो खाली बैठकर तो बेकार का ही काम है, आप दुकान पर चले जाओ तो आपको क्या बुरा होगा। तो यहाँ पर पिताजी कहने लगते हैं कि बेटा मेरी उम्र नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो बेटा होता है कहता है कि पिताजी मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सो जाने दो। दोस्तों उसके बाद वो सोने चला जाता है। जो यहाँ पर पिता होता है वो रात भर नहीं सो पाता, रात भर वो इधर उधर करवटें बदलता रहता है। अगले दिन जो यहाँ पर मोतीलाल जी होते हैं, उनकी पत्नी होती है, दोनों छोटे बेटे के पास चले जाते हैं। दोस्तों छोटे बेटे के पास जाने के बाद जो बहू होती है वो भी यहाँ पर इनका इसी तरह से स्वागत करती है। दोस्तों वो भी कहने लगती है कि यहाँ पर किस लिए आ गए, क्या वहाँ पर आपको खाना नहीं मिल रहा था, क्या यहाँ पर कुछ और लेने के लिए आ गए, सारी ज़मीन जायदाद तो तुमने बेच दी, हमें दिया ही क्या है। इस तरह की वहाँ पर बातचीत होती हैं। तो यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं करें तो क्या करें। उसके बाद दोस्तों होता कुछ ऐसा है, जो बेटा आता है, बेटा भी यहाँ पर इनको ऐसा ही जवाब देता है जैसा बड़े वाला बेटा देता है। दोस्तों जो इनका पोता होता है आर्यन, उसको इस सब के बारे में पता चल जाता है कि इस तरह से मेरे दादा दादी परेशान हैं। वो अपने दादा दादी से कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं जिस दिन नौकरी पर लग जाऊंगा मैं सबको सबक ज़रूर सिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर ये दादा दादी इस तरह से रहने लगते हैं, बस इनको रोटी भी इस तरह से दी जाती है कि जैसे किसी पालतू जानवर को दी जाती है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लगभग 1.5 से 2 साल का समय इसी तरह से ये निकाल लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर पोता होता है आर्यन, इनकी तरफ देखता है कि इनके साथ में बहुत गाली गलौच भी होती हैं। इस तरह से जो माता पिता हैं इनको परेशान करते हैं। उनसे कहता है कि तुम्हें मैं एक ऐसी जगह पर लेकर चलता हूं जहां पर तुम सुकून की 2 रोटी आराम से खा सकते हो। दोस्तों उसके बाद आर्यन उन्हें एक वृद्धाश्रम में ले जाता है, वहां जाकर उनको छोड़ आता है और छोड़ते हुए जब वापस आ रहा था उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं और कहने लगता है कि आप टेंशन ना करो, मैं हर बार आपके पास मिलने के लिए आऊँगा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके जल्द ही यहाँ से आपको अपने घर लेकर चलूँगा। दोस्तों इस तरह का आश्वासन जब पोता देता है तो पोते का ही उन्हें सहारा होता है। जब भी वो पोता उनसे मिलने जाता तो उनकी आंखें भर आती, हर संडे को वो उनसे मिलने के लिए जाता। दोस्तों धीरे धीरे करके इसी तरह से कुछ समय और बीतता है और दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब आयरन अपने साथ में एक लड़की को लेकर जाता है। जब दादा दादी उस लड़की को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि बेटा ये कौन है। आयरन उससे कहने लगता है कि आप भी इनके पैर छुओ, ये मेरे दादा
दादी हैं। दोस्तों उसके बाद बताता है कि ये मेरी दोस्त है और ये आपसे मेरे साथ मिलने आया करेगी। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। ये लड़का पढ़ाई करता है और MBA की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके बाद इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो महाराष्ट्र में चली जाती है। महाराष्ट्र में इसकी जॉब लग जाती है। 1 साल के लिए इसको वहाँ जाना होता है। दोस्तों ये उस लड़की के साथ बातचीत करता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे दादा दादी का ख्याल रखना होगा। 1 साल तक क्या तुम मेरे दादा दादी से मिलने के लिए आ सकती हो? कि मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि दादा दादी का मुझे आशीर्वाद मिलता रहेगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं इनसे मिलने के लिए आती हूँ। दोस्तों उसके बाद आयरन वहाँ से मुंबई के लिए चला जाता है। महाराष्ट्र में उसकी जॉब लग जाती है और वहाँ 1 साल वो जॉब करता है और जॉब 1 साल जब उसकी पूरी हो जाती है, इस बीच के दौरान में जो लड़की होती है वो यहाँ पर इन दादा दादी से मिलने आती है। दादा दादी से इस तरह से घुल मिल जाती है। दादा दादी भी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों 1 साल के बाद जब आयरन यहाँ पर आता है तो वो कुछ पैसे जो ट्रेनिंग के अंतराल में उसे मिले थे उससे ही वो एक फ्लैट ले लेता है और फ्लैट लेकर आज यहाँ से दादा दादी को लेने के लिए आया था। दोस्तों जब दादा दादी ये पूरा वाक्य देखते हैं कि आज तुम्हारा पोता तुम्हें लेने के लिए आया है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसके साथ में वो लड़की भी होती है। दोस्तों फिर दादा दादी को अपने घर ले जाता है। इधर जब माता पिता को पता चलता है कि ये तुम्हारा बेटा इस तरह से तुम्हारे माँ बाप को लेकर अपने पास रहता है और तुमसे अलग रहता है, तुम्हारे साथ भी नहीं रहता, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम हमारे बेटे हो या किसी और के बेटे। तो यहाँ पर आयरन उनसे कहने लगता है कि रिश्तों की दुहाई तुम ना दो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि तुम भी किसी के बेटे थे, तुमने कभी ध्यान तक नहीं दिया। दोस्तों उसके बाद 1 साल और बीत जाता है और 1 साल के बाद वो इतना पैसा कमा लेता है, खुद अपनी शादी कर लेता है। दोस्तों उसी लड़की के साथ उसकी धूमधाम से शादी होती है। सभी परिवार वालों को वहाँ पर बुलाया जाता है। यहाँ पर इस लड़के के माता पिता, इसके चाचा चाची वो भी आ जाते हैं और जब यहाँ पर दादा दादी को देखते हैं, यानी कि अपने ससुर और सास को देखते हैं, तो वो भी यहाँ पर अपनी आँखों में आंसू भर लाते हैं और यहाँ पर गलती मांगने लगते हैं। कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन यहाँ पर जो दादा दादी होते हैं उनकी तरफ देखते भी नहीं और उनसे कह देते हैं कि तुमसे गलती नहीं हुई, गलती हमसे हुई है। जो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी और तुम्हारे टुकड़ों पर पलने के लिए हम मजबूर हो गए। तुमने तो हमें एक कुत्ते से भी बेहतर जीवन दे दिया। मैं तुम्हारे साथ में इस तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रखता। मेरे लिए तुम सब के सब मर चुके हो। दोस्तों उनसे इस तरह से कहा जाता है तो वो पैरों में लिपट जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर उनको आशीर्वाद भी नहीं देते और उनसे कह देते हैं कि तुम हट जाओ, मैं उस पल को दोबारा याद नहीं करना चाहता जब तुम्हारी बहुएं हमें ताना मारा करती थी, हमें धक्के मारा करती थी, तुम वहाँ पर खड़े होकर ये सब देखा करते थे। दोस्तों दादा दादी की इस दर्द भरी कहानी को पोता वहीं पर सुन रहा होता है और अपने माता पिता से कह देता है कि अब आप यहाँ पर आ चुके हो और अब आप जा सकते हो, अपने घर जाइए। यहाँ पर ये मेरे दादा दादी का घर है, यहाँ पर किसी का कोई घर नहीं है। मैंने आपसे एक पैसा नहीं लिया और मैं यहाँ पर अपने दादा दादी के साथ ही रहना चाहता हूँ। पोते की भी यहाँ पर नाराज़गी होती है। दादा दादी भी उसे समझाते हैं कि बेटा ये तेरे माता पिता हैं। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि नहीं, मेरे माता पिता तो आप ही हो, मैं इनको अपना माता पिता नहीं समझता। इन्होंने आपको घर से निकाल कर जो काम किया है वो मैं कभी भी नहीं भुला सकता। दोस्तों धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अच्छे से अपने घर में रहने लगते हैं। जो बेटा होता है आयरन, वो अपने माता पिता से बहुत ही कम बातचीत करता है और यहाँ पर माता पिता बार बार यही कहते हैं कि बेटा तू इस तरह से क्यों कर रहा है। तो वो उनको एक ही जवाब देता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आपने किया उसका फल आप भोगोगे। मैं आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, मैं अपने दादा दादी के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की भावुक कर देने वाली कहानी, एक दादा दादी की कहानी जिन्होंने इतने सारे कष्ट सहे, 45 साल तक मेहनत की, 2 फ्लैट खरीद कर दिए, 2 दुकानें बना कर दी, इतना सारा पैसा उन्होंने इकट्ठा किया। गांव में लोग उनको सेठ के नाम से जाना करते थे, लेकिन यहाँ पर उनके बेटे बहू ने उनकी कैसी हालत कर दी। दोस्तों ये बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है और ये ज़्यादातर घरों में ऐसा हो जाया करता है। तो दोस्तों मैं उन सभी बुजुर्ग व्यक्तियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी आप अपनी जो संपत्ति है उसको पूरी की पूरी संपत्ति अपने बेटों और बहुओं के नाम ना करें, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा अपने नाम ज़रूर बचा कर रखें। आपके मरने के बाद तो वो ऑटोमेटिक ही उनके नाम हो जाना है।
दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को बुढ़ापे में सुखी रहना है तो इस तरह का आपको फैसला ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,